हेलो जय, हेलो 1 2 3 हेलो। और आइए भाई सभी को। एक तो भाई मैंने 5 मिनट पढ़ा दिया सही, ठीक है। और मैं अपना पढ़ा रहा हूँ, कल की क्लास पूरी रिवाइज करा दी। फिर मैंने देखा कमेंट में मेरा एक आध बच्चे का नहीं चल रही क्लास, हो सकता है कि कुछ इशू हो। तो हमने बजरंगी का देखा, मैं बजरंगी तो सीरियस बच्चा, इसका नहीं चल रहा है कि नहीं चल रही है। फिर देखा लाइन से कि क्लास कब चलेगी। फिर मैंने कहा यार 5 मिनट पढ़ा दिया, पूरा रिवाइज करा दिया, बच्चों की क्लास नहीं चली। फिर वो चल गई फाइनली, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, राकेश मोड़ डन। एक दो मिनट वेट कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है वो वेट करके चले गए होंगे। ये बड़ी समस्या होती है टाइम से क्लास में ना, कुछ टेक्निकल होता है। देखो अभी आप बैठे बैठे हम दिल्ली से क्लास ले रहे हैं, आप देश के अलग अलग कोने में होंगे और वहाँ से लाइव प्रसारण हो रहा है, तो आसान चीज़ तो नहीं है। तो थोड़ा सा ये तो होता है टेक्नोलॉजी के साथ में ना। ऑफलाइन में इससे भी ज़्यादा दिक्कत है। कई बार क्या होता है कि ऑफलाइन में आप यहाँ चलो घर में बैठे हो, मोबाइल में रिफ्रेश करके देख रहे हो। ऑफलाइन में क्या है, बच्चा पचला सेंटर पहुंच गया, मैसेज आया टीचर की तबीयत खराब है आज क्लास ऑफ। बच्चा 10 किलोमीटर से आया, 10 किलोमीटर वापस भी जा रहा है। तो टेक्निकल तो वहाँ भी होते हैं, है ना। चलो अच्छा, मैं कह रहा था कि कल की क्लास जो है हमने उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था। तो ये कहानी दोबारा सुननी पड़ेगी, ये पूरी 5 मिनट सुनाई मैंने अभी। अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, हमने कहा था कि किसी वस्तु को अगर आप जमीन से किसी एंगल पर थ्रो कर दो, किसी एंगल पर फेंक कर मारो, तो उसे हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे, किसी एंगल पर फेंक दिया। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी बॉल अधिक से अधिक दूर जाए, तो आपको जमीन से एंगल 45 डिग्री का बनाना पड़ेगा, ऊंचाई मैक्सिमम चाहिए तो एंगल 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा। और जो पाथ, जो मार्ग फॉलो किया जाएगा उसे हम कहते हैं परवलयाकार मार्ग। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। फिर हमने रेंज और हाइट के आपको फॉर्मूले बताए थे, लेकिन उन सबसे ज्यादा काम का ये था कि रेंज और हाइट का फॉर्मूला हमारे पास में है, लेकिन रेंज और हाइट का जो कंबाइंड फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन किए। अगर मुझे रेंज और हाइट दोनों बराबर चाहिए, मैं चाह रहा हूं कि मेरी बॉल 20 मीटर दूर जाए तो मैक्सिमम हाइट भी 20 मीटर की हो, तो बॉल मुझे फेंकनी पड़ेगी 10 इनवर्स 4 पर। एक मैंने आपको बताया था कि रेंज और हाइट के 4 गुना चाहिए, तो बॉल फेंकनी पड़ेगी 45 डिग्री के एंगल पर। उसके बाद में हमने कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे इसमें, जैसे मैंने एंगल लिया था 45 डिग्री का, तो मैंने कहा था कि आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए एंगल 45 डिग्री का है तो रेंज हाइट के 4 गुना आएगी। तो आपने रेंज निकाली 10 मीटर, तो हाइट डायरेक्ट कह दो कि 2.5 मीटर की होगी। दोनों चीज निकालने की आवश्यकता नहीं है। फिर शायद हमने एक क्वेश्चन किया था। अब बढ़ते हैं आज की क्लास में। अभी जो बच्चे यहाँ पर थे प्रैक्टिस सेशन में 7:30 से जो 8 बजे वाला प्रैक्टिस सेशन चलता है कैरेवल की एप्लीकेशन पर, वो रेलवे वाले बच्चों के लिए तो फ्री होता है वो, बाकी बच्चों को उसमें एनरोल करना पड़ता है। रेलवे के बैच के साथ तो फ्री मिल रहा होता है। तो उसमें क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे थे, अब उसी कॉन्सेप्ट में हमारे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक वस्तु को मैंने यू वेलोसिटी से फेंका, यू वेग से थीटा एंगल पर, तो वस्तु ऐसे जाएगी। तो अगर कोई आपसे कहे कि जब किसी वस्तु को यू वेलोसिटी से यू वेग से फेंकते हैं हम, तो वो वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगी, किसी एंगल पर फेंक रहे हैं। तो बताओ कि अगर किसी वस्तु को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका जाए, जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी होगी। अगर किसी वस्तु को थीटा एंगल पर फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी, उसका वेग कितना होता है। तो इन जनरल क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि जीरो पर टिक लगा देते हैं, क्योंकि जैसे बच्चे मैक्सिमम हाइट देखते हैं तो तुरंत भावुक होकर लगाएंगे टिक जीरो पर। लेकिन अभी एक बात समझो ध्यान से कि जीरो वाला आंसर हमारा ठीक कब होगा। अगर मैं आपसे कहता कि एक वस्तु को जमीन से सीधे ऊपर फेंका, वर्टिकली ऊपर, ऊर्ध्वाधर ऊपर, तो किसी वस्तु को हम वर्टिकली ऊपर फेंकें, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकें, तो वस्तु ऊपर जाएगी 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 जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट पर इसकी जो वेलोसिटी है, अधिकतम ऊंचाई पर मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। बट अगर किसी वस्तु को हम सीधे सीधे ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। लेकिन जब किसी वस्तु को मैं थीटा एंगल पर फेंकूंगा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। आपको सोचो, आपने यू स्पीड से बॉल फेंकी, ये बॉल ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, अगर इसकी स्पीड जीरो हो जाती तो फिर तो बॉल झुकी तो नीचे गिर जाती, जबकि बॉल तो यहाँ गिर रही है, यानी इसके पास कुछ स्पीड होती है। अब स्पीड कितनी है वो हमें निकालना है। देखो इसके लिए काम करते हैं, अगर बेटा किसी चीज को आप थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं, जैसे यू को थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं, तो इस यू को हम 2 कंपोनेंट कर सकते हैं, एक कंपोनेंट इधर और एक इधर। इसमें से इसको हम बोलते हैं क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वेलोसिटी वेग का ये क्षैतिज घटक होगा, इसे हम कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक। देखो जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं हो यहाँ पे देखना, बेटा अगर कोई चीज थीटा एंगल पर हो, जैसे मान लो कि पी है थीटा कोण पर, तो आप इसे 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। एक कंपोनेंट होता है ये हॉरिजॉन्टल वाला, एक होता है वर्टिकल वाला। अगर ये पी है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है पी कोस थीटा, और ये वर्टिकल होता है पी साइन थीटा। अगर ये बी है तो ये बनता बी कोस थीटा, ये बनता बी साइन थीटा। यानी कि अगर ये यू वेलोसिटी है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा वो यू कोस थीटा है, और वर्टिकल बनता है यू साइन थीटा। तो वेग का क्षैतिज घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है यू कोस थीटा, और वेग का वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर घटक बनता है यू साइन थीटा। इस यू कोस थीटा की वजह से बॉल आगे की तरफ जा रही है, तो बॉल यहाँ से यहाँ तक क्यों गई, इस यू कोस थीटा की वजह से। और बॉल जो ऊपर जाती है, जो हाइट मिलती है वो मिलती है यू साइन थीटा की वजह से। यानी कि इस वेलोसिटी का, इस वेग का एक हिस्सा बॉल को आगे खींच के ले जाता है और इस वेग का एक हिस्सा बॉल को ऊपर ले जाता है। नहीं, जब कभी भी किसी वस्तु को आप किसी एंगल पर फेंकोगे, ध्यान रखना, किसी वस्तु को आपने कोण पर फेंका तो जो आपने वेग दिया उस वेग का एक हिस्सा बॉल को आगे लेके जाएगा, इसलिए बॉल आपसे आपके दोस्त के पास पहुंच जाएगी। लेकिन जो बॉल को हाइट मिल रही है वो वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट उसे हाइट दिया होता है। अब मुझे पता है कि जो कंपोनेंट बॉल को ऊपर लेके जाता है वो तो मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाता है। नहीं, अगर किसी वस्तु को मैं थीटा एंगल पर फेंकूंगा तो बॉल आगे जाती है यू कोस थीटा की वजह से, ऊपर जाती है यू साइन थीटा की वजह से, यू साइन थीटा बॉल को ऊपर लेके जाता है तो मैक्सिमम हाइट पे तो जीरो हो जाएगा। तो केवल क्या बचेगा, यू कोस थीटा। ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई आपसे कहे कि अगर किसी वस्तु को वर्टिकली ऊर्ध्वाधर सीधे ऊपर फेंके तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग शून्य है, ठीक है। लेकिन अगर किसी वस्तु को सीधे ऊपर ना फेंककर किसी एंगल पर फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी, उसका वेग कितना बनेगा, यू कोस थीटा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर अचानक से क्वेश्चन आ जाए, समझ जाना आपके अगल बगल वाले इवन सेंटर तक बच्चा लगातार जीरो पर टिक लगा देगा। जैसे बच्चा मैक्सिमम हाइट देखता है तो जीरो पर टिक लगाता है, क्वेश्चन भी पूरा नहीं पड़ता, लेकिन वो जीरो आंसर हमेशा नहीं बनेगा। अब पेपर में ध्यान से पढ़ लेना कि उसने कहा कि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका गया, वर्टिकली ऊपर फेंका गया, तो उच्चतम बिंदु पर उसका वेग शून्य है। लेकिन वो बोल दे कि एक वस्तु को यू कोण पर फेंका गया, सॉरी थीटा कोण पर फेंका गया, थीटा एंगल पर फेंका गया, तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग शून्य नहीं बनेगा, यू कोस थीटा बनेगा। यानी कि ये यू कोस थीटा एक्चुअली में क्या होता है, जब कोई वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन में होती है ना, प्रक्षेप्य गति में होती है, तो ये यू कोस थीटा कंपोनेंट है ना, ये क्या होता है, ऊपर जाते समय घटता है और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाएगा, नीचे आते समय बढ़ेगा। तो यू साइन थीटा लगातार बदल रहा होता है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये यहाँ पर भी यू कोस थीटा, यहाँ पर भी यू कोस थीटा, हर जगह सेम होता है। तो पेपर में आता भी है कि प्रक्षेप्य गति में क्या चीज नहीं बदलती, तो लिखा होता है प्रक्षेप्य गति में वेग का जो क्षैतिज घटक है, वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू कोस थीटा, ये नहीं बदलता। यहाँ पर भी ये यू कोस थीटा है, यहाँ पर भी यू कोस थीटा है, यहाँ पर भी यू कोस थीटा है, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर पॉइंट पे यू कोस थीटा रहता है। ये वर्टिकल वाला क्या होता है, शुरुआत में कितना है, यहाँ पे यू साइन थीटा, ऊपर जाते घटते घटते मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट पर केवल यू कोस थीटा ही बचता है। ये सारी बातें लिखेंगे हम वन बाय वन। पहले आप लिखेंगे, पहले डायग्राम बनाओगे, समझते हो अपना, डायग्राम बनाओगे कि अगर किसी वस्तु को मैं यू वेग से फेंकूंगा तो उसका एक घटक होगा यू कोस थीटा, क्षैतिज घटक, एक होगा ऊर्ध्वाधर, उसे मैंने यू साइन थीटा। तो मैक्सिमम हाइट पर केवल यू कोस थीटा बचेगा, क्योंकि जो वेलोसिटी ऊपर लेके जाती है वो मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो जाती है, तो यू साइन थीटा मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो जाएगा, केवल यू कोस थीटा ही बचेगा। अभी मैं लैंग्वेज लिखवा दूंगा, पहले डायग्राम पूरा कर लो। लिखें बातों में लिखता हूं वन बाय वन, लिखेंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट is thrown
if an object is thrown at an angle at an if an object is thrown at an angle theta with a velocity u comma at maximum height at maximum height the velocity of this object becomes u cos theta. If an object is thrown at an angle theta with a velocity u at maximum height the velocity of this object becomes u cos theta. हिंदी में लिख देते हैं अभी, हिंदी में कहाँ लिख दें, ऊपर लिख दो, हिंदी में लिख दें, यदि किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर फेंका जाए तो यदि किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर फेंका जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग u cos थीटा हो जाता है। तो याद रखना, और साथ में ये वाला डायग्राम जरूर बना लेना ताकि आपको याद रहे कि 0 कब होता है और u cos थीटा कब होता है। ठीक है, एलपी एग्जाम कब है भाई? तो पूछ रहा है पहले तो बताओ एलपी एग्जाम कब है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे लिखेंगे हम कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन the horizontal component of velocity ब्रैकेट में लिखेंगे u cos theta remains constant throughout the motion. In projectile motion the horizontal component of velocity ब्रैकेट में लिखेंगे u cos theta remains constant throughout the motion. जो horizontal component है u cos theta ये हमेशा क्या रहता है, सेम। हिंदी में लिखा देते हैं, प्रक्षेप्य गति में वेग का क्षैतिज घटक u cos थीटा पूरी गति के दौरान नियत रहता है। प्रक्षेप्य गति में वेग का क्षैतिज घटक u cos थीटा पूरी गति के दौरान नियत रहता है। थ्रू आउट द मोशन जो क्षैतिज घटक है वो चेंज नहीं होगा, याद रखना। इससे में लिखा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेग का क्षैतिज घटक वो वेरी नहीं करेगा थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, आप एक चीज बताओ, जब कोई वस्तु प्रक्षेप्य गति में होती है तो आप उसे किसी एंगल पर फेंकते हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या कि आपने किसी वस्तु को बस एक बार फेंक दिया, उसका केवल उसके ऊपर ग्रेविटी काम करनी चाहिए, ग्रेविटी के वस्तु वापस नीचे आ जाएगी। ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं करना चाहिए काम। प्रोजेक्टाइल मोशन में केवल एक ही फोर्स लगना चाहिए वस्तु के ऊपर, धरती की ग्रेविटी, गुरुत्व, उसके अलावा कोई नहीं। अगर कोई वस्तु प्रक्षेप्य गति में है बेटा उसका एक्सेलरेशन होगा, वो कौन सा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण। तो हर पॉइंट पर कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा? जी। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि कोई वस्तु प्रोजेक्टाइल मोशन में है तो अधिकतम ऊंचाई पर वेलोसिटी कितनी होती है? u cos थीटा, और जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा होता है? एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी वाला। जी, इनके बीच में एंगल कितना होता है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वेलोसिटी है मैक्सिमम हाइट पर और जो एक्सेलरेशन धरती से पैदा होता है तो हर पॉइंट पे नीचे की तरफ लगता है। धरती एक वस्तु को नीचे की तरफ खींचती है, तो मैं मैक्सिमम हाइट की भी बात करूं तो धरती का जो एक्सेलरेशन लगेगा तो नीचे की तरफ लगेगा, और ये वेलोसिटी है u cos थीटा इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री का। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेग और त्वरण के जो बीच का एंगल है, ये मान लो u वेलोसिटी है, आपने थीटा एंगल फेंका तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी रह जाएगी u cos थीटा, और एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे लगता है नीचे की तरफ, तो कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। तब इसे लिखेंगे हम इन प्रोजेक्टाइल मोशन the angle between velocity and acceleration at maximum height is 90 डिग्री। प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई पर अधिकतम ऊंचाई पर वेग और त्वरण के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई पर वेग और त्वरण के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ये सारी चीज बनाते करते रहना हर पॉइंट कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा, पूरे प्रक्षेप्य गति में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का u cos थीटा नहीं बदलेगा। मैक्सिमम हाइट पर जो है वो एंगल क्या बनेगा? वेग में और त्वरण में, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, एक दूसरी चीज ध्यान रखना, जैसे आप किसी वस्तु को फेंक रहे हैं u वेलोसिटी से, है ना, ये ऊपर जाते बेटा, जैसे यहाँ पे आपने u स्पीड दी इसकी, ऊपर जा रहा स्पीड घटते कितनी रह गई? u cos थीटा। जब ये प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आएगा ना फिर से स्पीड बढ़ेगी, और बढ़ते जब जस्ट जमीन पर टक्कर मारने वाला होगा ना फिर से स्पीड हो जाएगी। यानी किसी वस्तु को आप जिस स्पीड से फेंक कर मारते हैं ठीक उतनी स्पीड से जमीन पर टकराती है वो, इवन सेम एंगल पर। अगर आपने फैक्टर से जमीन से एंगल बनाया था 30 डिग्री का, टकराते समय 30 का एंगल बनेगा। पूरे फिजिक्स में एयर का रेजिस्टेंस, हवा का प्रभाव 0 मान के चलते हैं। और कोई वस्तु को 12 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे, टक्कर मारते समय स्पीड फिर से 12 हो जाएगी। फैक्टर से एंगल 12 डिग्री का था तो टकराते समय एंगल 12 डिग्री का बनेगा। तो किसी वस्तु को जिस कोण पर और जिस स्पीड से फेंका जाता है वो ठीक उसी कोण और उसी स्पीड से जमीन पर आकर टकराती है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, लिख लिया, तो अगले पेज बना देते हैं। ये यहाँ पे स्पीड u है, एंगल थीटा है, टकराते समय फिर से स्पीड कितनी हो जाएगी? u, और एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। लिखेंगे एनी ऑब्जेक्ट हिट्स द सरफेस at the same angle and same speed as it was projected हिंदी लिखेंगे कोई भी वस्तु ठीक उसी कोण और चाल से जमीन पर
आकर टकराती है जिस पर उसे फेंका गया था। मुझे बात को फिर तो यू कोसेंट जीरो होता है तो मैक्सिमम स्पीड जीरो होगी। क्या करें भाई इस बच्चे का? ये तो यहाँ पे 90 डिग्री है एंगल, ये एंगल 90 डिग्री है जो जीरो हो जाएगा। ये 90 डिग्री होता है, ये होता है 90 डिग्री है, ये यहाँ जीरो लिखा ही है। और एंगल थोड़ा 90 कोई भी फेंकेगा तो हो जाएगा, एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। अब देखो अब इसमें हमारे पास में बच्चे पे गति ऊंचाई पर वेग उत्पन्न के बीच एंगल 90 डिग्री का होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में। एक मैंने कहा कि कोई वस्तु को ठीक उसी कोण उसी चाल से जमीन पर आकर टकराती है जिस पर उसे फेंका गया था। ये सारे पॉइंट आपको जो है वो 1 बाय 1 लिखने हैं। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मान लो कि ये हमारी मैक्सिमम हाइट के बिल्कुल बीचों बीच अगर कोई वस्तु जो है उसे मैक्सिमम हाइट तक जाने में t1 समय लगा और मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लगा t2 समय, तो कौन सा टाइम ज्यादा है इसमें, ऊपर जाने वाला कि नीचे आने वाला? t1 ज्यादा है कि t2? तो आप कहेंगे कि आपने किसी वस्तु को फेंका, कोई वस्तु जितना समय ऊपर जाने में लेती है ना ठीक उतने समय नीचे आने में लगता है। फिर मैं कह रहा हूं एयर का रेजिस्टेंस फिजिक्स में जीरो मान के चल रहे हैं, और एयर ना हो अगर ऊपर जाने में 2.3 सेकंड लगे तो ठीक नीचे आने में उतना समय लगता है, पर छिपे को जितना समय ऊपर जाने में लगता है ठीक उतना लगता है नीचे आने में। टाइम जो असेंट है, असेंट यानी कि ऊपर जाना, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। तो पर छिपे को जितना समय ऊपर जाने में लगता है ठीक उतना ही समय नीचे आने में लगता है, तो लिखेंगे t1 और t2 क्या बराबर है दोनों? टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। पर छिपे को जितना समय ऊपर जाने में लगता है, पर छिपे को जितना समय ऊपर जाने में लगता है ठीक उतना ही समय नीचे आने में लगता है। ठीक, जितना समय ऊपर जाने लगेगा उतना नीचे, ऊपर जाने लगेंगे 3 सेकंड तो नीचे लगेंगे 3। अच्छा, यहाँ से बच्चे पे चला, ये उड़ रहा है जमीन पर टक्कर मारी इसने, तो सब जितना समय से ये उड़ेगा उसमें कहते हैं उड़ान काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई फ्लाइट का टाइम क्या होता है? मेरी फ्लाइट 2 घंटे की है, यहाँ से फ्लाइट उठी और जहाँ पे लैंड की कितनी देर तक वो बीच में रही वो तो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उड़ान काल का फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान काल, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान काल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? ऊपर जाने का समय प्लस नीचे आने का समय। भाई t1 क्या है? ऊपर जाने का समय यहाँ से यहाँ तक का t1 है और नीचे आने का समय है t2, तो उड़ान काल होता है t1 प्लस t2। इसका फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। याद रखना ये समय टोटल है उड़ने का समय, उड़ान काल। अगर मैं केवल पूछूं कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगेगा, केवल t1 पूछूं मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगेगा, इसका ठीक आधा, क्योंकि जितना ऊपर लगता है उतना नीचे। मैं पूछूं कि मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में कितना समय लगेगा, u sin थीटा बाई जी, तो केवल ऊपर जाने का समय ये है, मैक्सिमम हाइट से नीचे आने का समय ये है, टोटल उड़ने का समय 2u sin थीटा बाई जी के बराबर। ये सारी चीजें उतारते रहो। देखो अब मैं वाला रिवाइज कर रहा हूं, 1 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे जो इतनी कहानी लिखाई है। अगर मैं कहूं कि एक वस्तु को 30 मीटर पर सेकंड से फेंका, टकराते समय उसकी स्पीड कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकंड ही। एक वस्तु को 60 डिग्री एंगल में फेंका, टकराते समय कितना होगा? 60 डिग्री ही होगा। तीसरा मैं आपसे कहूं एक वस्तु को 6.5 सेकंड ऊपर जाने में लगे तो नीचे आने में कितने लगेंगे? 6.5 सेकंड ही लगेंगे, ये तो बताया। एक मैंने कहा कि वस्तु को वर्टिकली ऊर्ध्वाधर सीधे ऊपर फेंकेंगे, मैक्सिमम हाइट पर स्पीड जीरो बनेगी। अगर सीधे ऊपर ना फेंककर किसी एंगल पर फेंकेंगे तो u cos थीटा बनेगी। u cos थीटा जो वेग का क्षेत्र घटक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो पूरे मोशन में कांस्टेंट रहता है, ये इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ये कुछ बात आ रही है समझ में सभी को? अरे है ना? देखो सब कुछ क्वेश्चन मेरे पास पड़े हुए, एक बार मुझे मोबाइल में देखना पड़ेगा कौन से प्रैक्टिस सेट में है। 1 सेकंड रुकना। हम्म, 5 में तो नहीं है, 7, हाँ इसमें मिलेंगे कुछ क्वेश्चन। कौन सा था प्रैक्टिस सेट भैया, भूल गया मैं। 7 हमें ओरिजिन की ये करना, ये क्वेश्चन करो। राजेश मोरले, काव्या सिंह, उत्तम आराध्या, बजरंगी, तान्या करते रहो सभी। क्या किसी प्रक्षेपण की अधिकतम ऊंचाई पर चाल उसकी प्रारंभिक चाल की अगर आधी है तो प्रक्षेपण कोण की किस एंगल पर आपने फेंका हुआ है बताना है। देखो ये हमारे पास में यू वेलोसिटी से फेंका थीटा एंगल पर, ये बोल गई। आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पर स्पीड होती है यू कोस थीटा, लेकिन क्या है कि किसी प्रक्षेपण की अधिकतम ऊंचाई पर चाल जो है वो प्रारंभिक चाल की आधी है, यानी कि यू कोस थीटा की वैल्यू दी उसने, वो इनिशियल स्पीड जो है यू उसकी दी आधी। तो पता क्या क्या बताओ क्या होगा? तो यू से यू कट गया, कोस थीटा की वैल्यू आ गई हाफ, कोस थीटा की वैल्यू आपका होती है 60 डिग्री एंगल पे, और आपका आंसर 60 डिग्री आया है। जैसे अनुपमा और अब आराध्या शुक्ला का आया है, अरविंद जी का आया है, ठीक है एकदम। बता देखो क्वेश्चन को आप समझ नहीं पा रहे हो, वो कह रहा है जो बच्चे गलत दे रहे हैं आंसर कि प्रक्षेपण की अधिकतम ऊंचाई पर चाल प्रारंभिक चाल की आधी है। अगर प्रारंभिक चाल यू हो तो हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट पर तो यू कोस थीटा होती है, और वो कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट पर जो है शुरुआत की आधी है, यानी यू कोस थीटा की जो वैल्यू है शुरुआत की अगर यू है तो यू बाई 2 है, उसकी आधी रखी है। एंगल पूछा है थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? हाफ, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये करो। यदि 60 कैसा है बेटा? ऐसे आ जाता है 60। देखो इसने कहा ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेपण के दौरान क्षैतिज दिशा में कण का त्वरण, बेटा क्षैतिज दिशा में तो जीरो एक्सीलरेशन कर ही नहीं रहा है भाई। जी जो बच्चा बता रहा है इक्वल टू जी, बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में है। और जब उसको प्रोजेक्टाइल मोशन में होती है
उस पर केवल ग्रेविटी काम करती है। तो ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन होता है वर्टिकल डायरेक्शन होता है, हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अभी अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि प्रक्षेप्य गति में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो वेग का जो क्षैतिज घटक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो सेम रहता है। अगर वेलोसिटी बदल नहीं रही है, वेलोसिटी जो है, वेग जो है, उसके अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। यहाँ देखना, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें एक्सेलरेशन होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, हर पॉइंट पर ग्रेविटी से एक्सेलरेशन होगा, जी नीचे की तरफ होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तभी तो वेलोसिटी बदल नहीं रही है, u cos थीटा ही है। ये इक्वल टू जी है वर्टिकल डायरेक्शन में, इन वर्टिकल डायरेक्शन, ऊर्ध्वाधर दिशा में। इसलिए बार-बार कहता हूं, थ्योरी पढ़ने में और क्वेश्चन लगाने के बाद ही पूरी कहानी क्लियर होती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वस्तु एक्सेलरेट कर ही नहीं रही है भाई। अगर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेग परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन होता तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेग परिवर्तित होता, तो लगातार u cos थीटा थोड़ी ना रहता। फिजिक्स है जिससे फील करोगे, लिटरेचर की तरह, साहित्य की तरह, तो मजा आएगा, आनंद आएगा। पॉइंट अपने आप से कनेक्ट करने हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेग बदल ही नहीं रहा है, u cos थीटा है थ्रू आउट द मोशन, तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, यानी कि क्षैतिज दिशा में तो त्वरण शून्य है। ये करना क्वेश्चन नंबर 3। हल्का क्वेश्चन इंडायरेक्ट दे रहा हूं मैं, सारा जो बताया है उससे आपको निकालनी है चीजें, बिल्कुल पक्की पकाई लाइन नहीं है। प्रक्षेप्य गति के लिए अधिकतम ऊंचाई h और c मायने के पास ओरिएंटल रेंज, उस रेंज को हम सीमा भी कहते हैं, ठीक है। ये भी सही संबंध क्या होगा आपको, इस रेंज में हाइट में आपने संबंध बताया था हमें, h बाई r इक्वल टू tan थीटा बाई 4, ठीक। अब यहाँ पे tan थीटा तो नहीं लिखा, कोट दिखाई दे रहा है, तो कोई बात नहीं, ना करो इसे। अगर मैं इसे लिखूं 4h इक्वल टू हो गया r tan थीटा, tan थीटा को मैं इधर ले जाऊं तो r क्या हो जाएगा 4h बाई tan थीटा, और 1 tan थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो 4h कोट थीटा आ गया। 4h कोट यानी कि बी ऑप्शन, आराध्या का एकदम ठीक है, ये अनुपमा समूह का भी ठीक है, नीतीश का गलत है, अन्य का ठीक है। देखो ये मैंने क्लास में लाइन पढ़ाई आपको, ये हमने डायरेक्ट वही नहीं पूछा, पूछा क्या है तो थोड़ा सा आपको बुद्धि लगानी थी। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है वो भी डायरेक्ट नहीं, हल्की सी बुद्धि लगानी थी, ठीक है। ओके चलो अब अगले बात है, ये करो क्वेश्चन नंबर 4। हर क्वेश्चन में दिमाग लगाना है, ऊपर जाने नीचे आने में वस्तु का समय सेम ही क्यों रहता है, वो इसलिए रहता है ना, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो पता चल जाएगा। जब किसी वस्तु को फेंक रहे हैं उसका स्लॉट में स्पीड है, और स्पीड स्लॉट में 100, स्पीड घटते घटते मैक्सिमम 50 रह गई, अगर किसी एंगल में फेंकेंगे तो स्पीड 100 से घटते घटते रहेगी 50, तो 100 से 50 हुई, फिर वापस 50 से 100 हो जाएगी, उसी पे रहेगी वो, तो 100 से 50 यहाँ 50 से 100, देखिए तो मामला है, बस ऊपर 100 से घटते हुए 50 हुई, 50 से बढ़ते हुए 100 होगी, बराबर टाइम लगेगा। कह रहा है कि किसी कोण थीटा पर प्रारंभिक वेग u से दागे गए प्रक्षेपण की सीमा r होती है, यदि प्रक्षेपण के कोण को समान रखते हुए यानी कि एंगल चेंज नहीं करना, प्रारंभिक वेग को दुगना कर दिया जाए तो रेंज क्या होगी आपको बताना है। कह रहा है कि किसी वस्तु को मैं u स्पीड की जगह डबल स्पीड से फेंकूं सेम एंगल पर, तो रेंज क्या मिलेगी भाई, आपको इतना पता है कि ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो रेंज तो ज्यादा मिलेगी, यानी r/2 तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। देखिए बताओ, पहले मैं ऐसे फेंक रहा था, अब उसे अगर फेंक रहा हूं ज्यादा स्पीड से तो दूर जाएगी बोल। अब हमें पता है कि रेंज जो है उसका फॉर्मूला हमने कल पढ़ा, रेंज होती है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। हमें देखना तो एंगल तो चेंज नहीं करना, g की वैल्यू फिक्स है, तो यानी कि रेंज जो है वो स्पीड के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। स्पीड अगर आप दुगनी करेंगे 2 का स्क्वायर 4, स्पीड का स्क्वायर भी तो है, यानी कि रेंज पहले से 4 गुना मिलेगी 4 टाइम्स। प्रैक्टिस सेट में भी आज के क्वेश्चन चल रहे हैं जुड़े हुए इन्हीं टॉपिक से, हो सकता है कल को प्रैक्टिस सेट में इनमें से कोई क्वेश्चन मिल जाए आपको, ये तो तुम ठीक कर दोगे। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है थोड़ा डायरेक्ट आया है, ये करो। विशाल, तान्या, अनुपमा, यदु, सृष्टि, क्या नाम है भाई, यदु आपका नाम, यदुक, क्या खतरनाक नाम रख लिया भाई तुमने, एक तो बीच में स्पेस भी नहीं देते हो, पता भी नहीं चलता है। अजय, आद्या, विशाल, तान्या, अरविंद, कुछ आंसर आ रहे हैं। क्या है कि प्रक्षेपण के उस बिंदु पर वेग और त्वरण की दिशा के बीच का कोण, तो मैक्सिमम हाइट पर आपको पता है कि वेलोसिटी होती है u cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, एंगल कितना 90 डिग्री। सबसे थका हुआ क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि एक लड़का समान आकृति, आकार और वजन के 4 पत्थरों को क्षैतिज रेखा से विभिन्न प्रारंभिक कोणों पर समान चाल से फेंकता है, स्पीड सेम दे रहा है, एंगल है 15, 30, 45, 60, तो किस कोण पर पत्थर क्षैतिज रूप से अधिकतम दूरी तय करेगा, यानी कि क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब मिलेगी। तो ये क्वेश्चन ऐसा जो सब करके आएंगे, इसमें आपको कोई अलग से बेनिफिट नहीं होगा, जो पढ़ के जाएगा वो भी करेगा, जो पढ़ के नहीं जाएगा वो भी करेगा, कि मैक्सिमम रेंज मिलती है, स्पीड सेम हो 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। ये क्वेश्चन ये प्रक्षेपण कोण बताइए जिसके लिए परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर हो, ये कल कराया था क्वेश्चन। बजरंगी इस क्वेश्चन का आंसर दिखा रहा हूं मैं 45 डिग्री, पीछे तो मैं किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, ढंग के क्वेश्चन पूछे हैं। परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर कब होगी, रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर पूछ रहा है, 45 पे मतलब लगा देना tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 4 जो है सी ऑप्शन में है, tan इनवर्स 1/4 है, tan इनवर्स 4 पर टिक लगाना है, ठीक है। चलो अब इसमें बिल्कुल लास्ट से में चल रहे हैं हम, इसी और देखना बेटा, मान लो कि मैंने एक बॉल फेंकी है थीटा एंगल पे, ठीक, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, तो आपको पता है कि रेंज हमें मिली थी कल की क्लास में u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, आपको ये ठीक कह रहे हो। अब मैंने सोचा कि काम करते हैं, बॉल को फिर से थीटा एंगल पर फेंकते हैं, लेकिन इस बार जो थीटा का एंगल है ना वो हम जमीन से नहीं बनाएंगे। अगर मैं एंगल जमीन से थीटा बनाऊं, अगर मैं एंगल जमीन से थीटा बनाऊं तो रेंज है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। यदु क्षेत्रीय, अरे भाई क्या नाम रखा खतरनाक, पहली बार इतना भारी भरकम नाम पड़ रहा है, नाम से लग रहा है भाई सब तूफानी। ये अगर मतलब जमीन से एंगल बनाए थीटा तो फॉर्मूला था u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। अगर एक काम करें, अगर मैं जमीन से एंगल थीटा ना बनाकर इस वर्टिकल लाइन, इस ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ एंगल थीटा बनाऊं, तो मैं चेक करना चाहता हूं कि मुझे रेंज क्या मिलेगी। तो क्लास में चेक करते हैं, अगर जमीन से एंगल थीटा ना होकर
इस वर्टिकल लाइन के साथ थीटा हो तो रेंज में क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, वर्टिकल लाइन के साथ अगर एंगल थीटा है तो जमीन से कितना बचेगा? 90 माइनस थीटा। यानी एक्चुअल में ये चेक करना चाहता हूँ कि जब मेरा एंगल थीटा था जमीन से, तो रेंज का फॉर्मूला ये था। अगर एंगल जमीन से 90 माइनस थीटा हो जाए तो रेंज पर क्या फर्क पड़ेगा? तो बस क्या करो, जब एंगल थीटा तो रेंज ये थी, अब मैं थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट करके देख लो, सोल्व करते हैं। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह रखेंगे हम 90 माइनस थीटा, नीचे क्या लिखा हुआ है जी। अब सोल्व करते हैं। यू स्क्वायर साइन 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। तो यू स्क्वायर 180 माइनस 2 थीटा कितना होता है? साइन 2 थीटा। अरे ये क्या हुआ? जब जमीन से एंगल थीटा था तभी फॉर्मूला ये था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैंने एंगल 90 माइनस थीटा कर दिया, फिर से फॉर्मूला वही है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यानी कहने का मतलब ये है चाहे आप जमीन से एंगल थीटा बनाओ या जमीन से 90 माइनस थीटा बनाओ, रेंज सेम आएगी। तो क्वेश्चन आता है कि वो कौन से दो एंगल हैं जिन पर रेंज सेम मिलती है? तो जो रेंज मिलती है थीटा पर वही एक्जैक्टली मिलती है 90 माइनस थीटा पर। तो लिखेंगे और एंगल थीटा, ये बस आपको पॉइंट याद रखना है, और एंगल थीटा एट 90 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल रेंज रिमेन्स सेम। हिंदी में लिखेंगे कोण थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए, कोण थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए, कोण थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए क्षैतिज परास समान होती है। तो एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा की रेंज क्या होती है? सेम। इसका मतलब देखो ये है कि जो रेंज आएगी थीटा पे वही 90 माइनस थीटा पे भी आएगी। इसका मतलब पता क्या है? मान लो कि आपने बॉल को फेंका 30 डिग्री के एंगल पर, और उतनी स्पीड से फेंक दो 90 माइनस 30 कितना बचेगा? 60। उतनी स्पीड से फेंको 60 पर, दोनों केस में रेंज सेम आएगी कि जो रेंज थीटा पे है 90 माइनस थीटा 90 माइनस 30 की 60, जो रेंज 30 पे वही 60 पे है, बस साइड का फर्क पड़ेगा। छोटे एंगल पर हाइट कम मिलती है, बड़े एंगल पे ज्यादा, पर रेंज सेम आएगी दोनों केस में। यहाँ पे एंगल ले लो आप 40 डिग्री तो यहाँ 50, ले लो 12 पे आएगा 78 की, जो रेंज आएगी 12 पे आएगा 78 पे, यहाँ ले लो 20 पे आएगा 70, नहीं जो रेंज 30 पे है वही 60 पे है, जो 12 पे 78 पे, जो 40 वही 50 पे। अब आपको ऐसा तो बहुत सारे केस बन जाएंगे, बहुत सारे केस बनेंगे। सिंपल बात याद रखो, अगर दो एंगल जुड़ते ही 90 बन जाए, 360 90 40 50 90 12 78 90 20 या 70 90, अगर दो एंगल जुड़ते ही 90 बने तो समझ जाना दोनों के लिए रेंज सेम है। तो मैं आपसे कहूं कि अगर एक एंगल 17 डिग्री है 17 तो जो रेंज मुझे 17 डिग्री में मिल रही है वही रेंज मुझे किस एंगल पर मिलेगी अगर बॉल को सेम स्पीड से फेंक दिया जाए? तो जो रेंज 17 डिग्री में मिल रही है वही रेंज कितने मिलेगी? जो रेंज 17 में मिलती है वही रेंज कितने मिलेगी? हाँ, जो रेंज 17 पे है वही रेंज मिलेगी हमें कितने पे? तो रेंज सेम के लिए दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक एंगल 17 है 17 दूसरा क्या होना चाहिए? समय तान्या ने उत्तम कुमार दास ने तुरंत लिखा, बजरंगी ने, नीतीश ने 73 होना चाहिए, अनूप विशाल सबका सही है 73। एक आगे 63 लिख दे, एक आगे को जोड़ घटा भी मैं गलती कर देता है प्रेशर में आगे लिखेंगे इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री कोमा द हॉरिजॉन्टल रेंज और दीज टू एंगल्स विल बी सेम। हिंदी में लिखेंगे यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन दोनों कोणों के लिए तो उन दोनों कोणों के लिए क्षैतिज परास समान होती है। तो उन दोनों कोणों के लिए क्षैतिज परास समान होती है। ठीक है, तो एक मोशन हो गया समाप्त, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया आपने। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, कल की क्लास में जिस हम वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करेंगे। ये बड़ा अच्छा चैप्टर है, वर्क पावर एनर्जी इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले वर्क पढ़ेंगे फिर पावर पढ़ेंगे फिर एनर्जी। तो आज लेते हैं, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय बाय।